नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th क्लास का एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है 2026 वाला बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों इस एग्जाम फॉर्म को भरने में गलती मत करना, क्योंकि अगर गलती करते हो तो आगे सुधार नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट है कंपार्टमेंटल वाला, ईएक्स वाला, रेगुलर वाला। तो ये सारा मामला दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे ना, तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको लेटेस्ट अपडेट आपको हर चीज़ पर मतलब ना गाइड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, ठीक है ना। मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ, ठीक है। दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये आपका परीक्षा फॉर्म है। अगर इसका फॉर्म आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, ऊपर में मैंने पिन कर दिया है इसका PDF फॉर्मेट, ठीक है। और आप डाउनलोड करके थैंक्स उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, फैकल्टी साइंस है, ठीक है ना, साइंस है फैकल्टी, है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 देखिए, फॉर ईएक्स रेगुलर कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब होता है बेटरमेंट। देखिए बेटरमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट दोनों सेम होता है। और क्वालिफाइंग कैटेगरी एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ सेशन पीरियड टू 2025-26। अब आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझाने वाला है, ठीक है ना। बढ़िया से आपको समझना है, ठीक है। देखिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी रेगुलर है, रेगुलर का मतलब समझते हो, रेगुलर स्टूडेंट है। जो विद्यार्थी अभी इसके पिछले साल मतलब ना 2024 में वो 10th पास किए हैं और 2026 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी रेगुलर है 2024 में वो एग्ज़ाम मैट्रिक दिए थे, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे, तो वो रेगुलर स्टूडेंट कहाँ आएंगे। तो रेगुलर विद्यार्थी के लिए ना आपको स्कूल में पहले जाना होगा। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कूल से ही मिलता है, ऑनलाइन नहीं डाउनलोड होता है। तो जब रेगुलर स्टूडेंट जब स्कूल में जाइएगा ना, तो आपके स्कूल से ये वाला मिलेगा, आपके स्कूल से ये वाला मिलेगा, ऐसा आपके स्कूल से मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा आपके स्कूल से एक मतलब ना फॉर्म स्कूल से मिलेगा। हालांकि दोस्तों स्कूल से 3 गो फॉर्म मिलेगा, आप सभी का 3 गो फॉर्म मिलेगा, एगो 2 गो है ना, एगो 2 गो 3 गो आपको फॉर्म मिलेगा। और जो पहला पेज वाला होगा ना, तो पहला पेज में रजिस्ट्रेशन नंबर, BSB, यूनिक ID, स्टूडेंट कैटेगरी A to Z जानकारी 1 से लेकर 15 तक भरा हुआ रहेगा। 1 से लेकर 15 तक रेगुलर वाले स्टूडेंट का पूरा जानकारी भरा हुआ रहेगा। क्योंकि आजकल दोस्तों ना जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाता है ना, उसके बाद से कभी सुधार नहीं होता है। इसलिए बिहार बोर्ड ऑटोमेटिक आपका 3 गो जो फॉर्म देता है, उसमें से 2 गो भरना होता है और 1 ऊपर ऑलरेडी आपका पूरा डेटा भरा हुआ रहता है। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी रेगुलर है, उन सभी विद्यार्थियों को ना यहाँ तक 17 तक नहीं भरना है। 1 से लेकर 17 तक ऑलरेडी आपका भरा हुआ मिलेगा स्कूल से। आप जाइएगा तो स्कूल में आपको मिल जाएगा, है ना। और बाकी 17 से जो नीचे भरना है वो हम आपको बताएंगे, तो आपके लिए वो है। और जो स्टूडेंट जैसे ईएक्स है, एक बार फेल हो चुके हैं, या फिर कोई लड़का है जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, दोबारा एग्जाम देने वाला है, तो उस सभी विद्यार्थी को ये पूरा फील करना होगा, ठीक है। तो आइए हम आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर देख लीजिए, ईएक्स का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी 1, 2, 3 विषय में फेल हो गया है 12th में, और फिर वो दोबारा एग्जाम देना चाहता है, तो वो ईएक्स पर टिक लगाएगा। कंपार्टमेंटल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपार्टमेंटल का मतलब समझते हो क्या होता है। कंपार्टमेंटल का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, उसी सब्जेक्ट का केवल आप एग्जाम दोगे। जैसे कि मान लो आप मैथ में फेल हुए हो, तो केवल मैथ का अगर आप एग्जाम देंगे तो आप कंपार्टमेंटल पर टिक लगाएंगे। बाकी इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बेटरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपका नंबर तो अच्छा आया है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं आया है, या फिर 300 400 आपका कितना भी नंबर आया है, अगर आप पास हो
और पास होने के बावजूद भी आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हो तो दोबारा एग्जाम आप दे रहे हो, तो आप इम्प्रूवमेंट पर टिक लगाइएगा। बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनका 400 भी नंबर आ जाते हैं तो संतुष्ट नहीं रहते हैं, कहते हैं कि मेरा 450 नंबर आना चाहिए, तो फिर से वो दोबारा एग्जाम देते हैं, है ना। तो इस स्थिति में आप इस पर टिक लगाइएगा। और जो विद्यार्थी ओनली कोई एक सब्जेक्ट को चूज करके अपने मन से अगर कोई एक सब्जेक्ट को चूज करता है वो अब इस पर टिक लगा सकता है, क्वालिफाइंग कैटेगरी एलिजिबल स्टूडेंट अब, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग पहला नंबर, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों ये नहीं होता है, ये 12th में नहीं होता, ये 10th में होता है ना, ये 12th में नहीं होता, 10th में होता है, ठीक है। ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 12th में नहीं होता है। अब देखिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में ही ईयर आपका लिखा होगा, 24, 25, 26 जो भी ईयर होगा वो लिखा रहेगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना। और जिन विद्यार्थियों को ना स्कूल से अगर प्रिंट नहीं मिलेगा, जैसे कि रेगुलर वाले स्टूडेंट को ये वाला पेज मिलेगा और जो रेगुलर वाला स्टूडेंट नहीं है उनको नहीं मिलेगा ये वाला पेज, तो आपको BSB यूनिक आईडी कहाँ पर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि दोस्तों वो आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे ना, जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर देखिए छात्र का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, कोटि, राष्ट्रीय, ये सब लिखा होगा, उसी को ऊपर BSB यूनिक आईडी लिखा होगा, तो वहां से आप यहाँ ये लाकर आप लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों ये तीसरा नंबर आप देखिएगा, तीसरा नंबर में हम लोग क्या भरेंगे, स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट कैटेगरी का मतलब समझते हैं। स्टूडेंट कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि आप इनमें से कौन है, आप EX रेगुलर स्टूडेंट है या कंपार्टमेंटल वाले हैं या फिर इम्प्रूवमेंट में या फिर क्या है। तो अगर आप EX हैं तो EX रेगुलर लिख दीजिएगा, EX आप ऐसे रेगुलर लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद तो दोस्तों कॉलेज या स्कूल कोड, आपको पता होगा हर स्कूल हर कॉलेज का एक कोड होता है 5 अंक का, तो अपने अपने स्कूल कॉलेज का कोड लिख देना है, अपने अपने स्कूल कॉलेज का कोड लिख देना, 10th वाला नहीं 12th वाला, ठीक है ना, 12th वाला स्कूल कॉलेज का आपको कोड लिखना है। उसके बाद से स्कूल का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में नहीं बोला गया है कि हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, तो यदि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना, बड़ा बड़ा अक्षर में। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अलाउ है, आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में कंपलसरी तब होता है जब ऐसे कोठा दिया रहता है, तब वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में कंपलसरी रहता है कि इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन इस स्थिति में हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। स्टूडेंट नेम आप अपना नाम लिख दीजिएगा। मदर नेम अपने मम्मी का नाम, फादर नेम अपने पापा का नाम लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ भरने में कौन बहुत लड़के गलती कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरने में भी गलती कर देते हैं। भाई जब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लेते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/2/2005 है, 1/2/2005 है, तो मैं कैसे भरूंगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 0 और 1, 0 1, और इसके बाद से लिखूंगा 02 तो 02 लिखूंगा, उसके बाद से लिखूंगा 2005 तो 2005 लिख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से एक भी कोटा छूटा तो समझो कि गलत है, एक भी बढ़ा तो भी समझो आपका गलत है। उसके बाद से दोस्तों देखिएगा दोस्तों 11 नंबर आपका है मैट्रिक यानी क्लास 10th पास बोर्ड नेम, यानी कि क्लास 10th आप किस बोर्ड से पास किए हैं, क्लास 10th आप कौन बोर्ड से पास किए हैं, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, UP बोर्ड, पंजाब बोर्ड, किस बोर्ड से पास किए, अपने बोर्ड का नाम लिख देना 10वीं। फिर दोस्तों मैट्रिक का जो आपका रोल कोड था, रोल कोड मैट्रिक आप कहाँ पढ़ाई करते थे, किस स्कूल में मैट्रिक पढ़ाई करते थे, तो जिस स्कूल में मैट्रिक पढ़ाई करते थे उसका स्कूल कोड लिखना है, या फिर आपके एडमिट कार्ड पर होगा, और उसी एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर होगा जिस रोल नंबर के थ्रू आप एग्जाम दिए थे। स्कूल वाला रोल नंबर नहीं लिखना है, जो आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर मिला था जिसके थ्रू आप एग्जाम दिए थे 10वीं का, वो वाला रोल नंबर। फिर पासिंग ईयर लिख देना है, आप कब पास किए थे वो लिख देना है। अब दोस्तों 13 नंबर में जेंडर आपको चूज करना है कि आप लड़का है कि लड़की। अगर आप लड़का है तो इस पर, लड़की है तो फीमेल पर टिक करिएगा, ठीक है, ऐसे आप लोग ऐसा बस टिक कर दीजिएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर कास्ट कैटेगरी। देखो कास्ट कैटेगरी आप 10th में गलत किए हो तो यहाँ पर गलत मत करना। देखो बहुत ना ये सब ना केस हमारे पास आता है, बहुत कॉल आता है, ज़्यादातर कॉल इसी सबसे संबंधित आता है कि ये गलती हो गया वो गलती हो गया। आप अपना कास्ट कैटेगरी पहचान लो, अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट में भी तो पूछो,
हम घमंडी इंसान नहीं है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं देंगे, तुम नहीं पूछोगे तो। टाइम निकालता हूँ, हाँ जल्दी नहीं दूंगा लेकिन थोड़ा समय लेकर ज़रूर देता हूँ, क्योंकि पता ही हुआ कितना ओवरलोड होता है हम लोगों के भी ऊपर। तो उतना मत समझना कि आदमी रिप्लाई नहीं देता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं। तो जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जैसे कि मैं अपनी कास्ट की बात करूं, जैसे कि मैं जो हूं ना, मैं कुशवाहा हूं, तो कुशवाहा जो लोग होते हैं ना वो BC2 में आते हैं। और जैसे यादव लोग हैं तो यादव लोग भी BC2 में आते हैं। तो अब BC2 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो उस स्थिति में वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे? तो देखिए जो BC कैटेगरी होता है ना, इसी के अंदर BC1 भी आता है और इसी के अंदर BC2 भी आता है। तो BC1 में गुप्ता कानू जो लोग होते हैं ना, गुप्ता कानू तेली उली लोग होते हैं, वो BC1 में आते हैं। और BC2 में यादव, कुशवाहा, ये सब मतलब जाति आ जाती है, ठीक है। और तो हम लोग डायरेक्ट BC पर ही टिक लगा देते हैं, क्योंकि BC के ही वो पार्ट है, BC के अंदर ही आता है। और बाकी दोस्तों जैसे धोबी लोग हो गए तो SC में आ जाएंगे, है ना। SC है, ST है, EBC है और आपका जनरल है, तो पूछ कर ये टिक लगा देंगे। उसके बाद से दोस्तों 15 नंबर है डिफरेंशियली एबलेड। इसका मतलब ये होता है, यस या नो में आपको टिक लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि क्या आप आर्थिक दृष्टि से क्या आप विकलांग हैं या अंधे हैं या फिर बहरे हैं। अगर आप इनमें से कुछ है तो आप इस पर टिक लगाइएगा। अगर मान लेते हैं कि आप विकलांग हैं तो यस पर टिक लगा देंगे और यहाँ पर विकलांग लिख देंगे। और अगर मान लेते हैं कि आप नहीं विकलांग हैं, नहीं बहरे हैं, नहीं अंधे हैं, तो नो पर ऐसे टिक लगा दीजिएगा और आगे कुछ भी आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 16 नंबर में आपको नेशनलिटी में क्या लिखना, इंडियन है तो इंडियन टिक लगाइएगा। और 17 नंबर में रिलीजन आपको क्या भरना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने धर्म के बारे में यहाँ पर आपको टिक लगाना है। अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप इस्लाम धर्म पर टिक लगाइएगा। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप हिंदू पर टिक लगाइए। ये तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं अपने मन से, ये तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ तक तो मतलब कि आपको समझ में आ गया। अब आगे से सारे स्टूडेंट को ध्यान से समझना है 18 नंबर से। दोस्तों 18 नंबर ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर में बोला गया कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो यहाँ पर आप लोग अपना आधार नंबर डाल देना। यहाँ पर आप लोग क्या करना, अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद 19 नंबर में यहाँ पर बोला गया होगा सिग्नेचर करने के लिए नीचे विद्यार्थी का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ऑफ ए स्टूडेंट, तो आपको नहीं करना है। अब यहीं पर आप लोग गलती कर देते हो। देखिए 18 नंबर में बोला गया आधार नंबर लिखो, 19 नंबर में बोला गया सिग्नेचर करे। इसका मामला क्या है? देखिए जिस विद्यार्थी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड उसका बना है तो उसके पास आधार नंबर होगा। तो जिनके पास आधार कार्ड है तो वो ऊपर में 18 नंबर में आधार नंबर लिखकर 19 नंबर में कुछ नहीं करेंगे, 19 नंबर को छोड़कर आगे चल जाएंगे। और बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है। तो जिन विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो वो 18 नंबर में कहाँ से आधार नंबर भरेंगे? नहीं न भरेंगे। इसलिए वैसे विद्यार्थी के लिए ये 19 नंबर है कि आप सरकार को प्रूफ दीजिए कि आपका आधार नहीं है, तो आप सिग्नेचर करके सरकार को ये प्रमाणित करेंगे कि मेरा आधार कार्ड नहीं है इसलिए मैंने 18 नंबर में आधार नंबर न डाला है। तो वैसे विद्यार्थी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। आगे बात समझ में? अब देखिए अगला स्टेप में, अब देखिए अगला स्टेप में ध्यान से देखिएगा। आपको है ना क्वालिफाइंग कोटि है ना, कहाँ गया जी? देखिए 20 नंबर में बोला गया है कि क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए, है ना। विवरण भरा जाए मतलब कि वही नीचे आपको सब भरना है क्वालिफाइंग के लिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान से देखना है। अब 21 नंबर से ऊपर में मैंने जितना भी आपको बताया था वो, जैसे कि जो EX वाले स्टूडेंट है, देखिए ऊपर में जो था ना वो उन विद्यार्थियों का था जो EX है, मतलब ऊपर वाला रेगुलर विद्यार्थी के नहीं है। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए। यानी कि जो विद्यार्थी ऑलरेडी 10th 2024 में साफ सुथरा सा अच्छे तरीके से पास आउट हो चुका है, अब वो 2026 में डायरेक्ट रेगुलर स्टूडेंट बना है और रेगुलर स्टूडेंट के थ्रू वो एग्जाम देना चाहता है, तो वैसे स्टूडेंट के यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फिल करना होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? ये रेगुलर स्टूडेंट का, ऊपर वाला रेगुलर वाला का नहीं था, नीचे वाला आपका रेगुलर स्टूडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? रोल कोड भरना है। रोल कोड कौन सा भरना है?
तो रोल कोड आपको भरना है, ठीक है, रोल कोड अपना भरना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर भरना है। रोल कोड भरिएगा और रोल नंबर भरिएगा, ठीक है, रोल नंबर भरिएगा और रोल कोड भरिएगा और यहाँ पर पासिंग ईयर भरिएगा, पासिंग ईयर भरिएगा, ठीक है, मतलब कि 10th का मार्कशीट है ना, उस पर आपका रोल कोड होगा और रोल नंबर होगा। 10th का मार्कशीट नहीं, एडमिट कार्ड पर होगा, ठीक है, वो भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ कहा रहा है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इन सिचुएटेड, कृपया टिक करें रूरल और urban। इसका मतलब ये होता है 21 नंबर में कि जो आपका संस्थान है, जो आपका स्कूल कॉलेज है, वो गांव देहात में है या फिर कहीं शहर बाजार में है। तो अगर आपका स्कूल कहीं गांव देहात में है तो रूरल पर टिक लगाइएगा। रूरल का मतलब होता है गांव देहात और शहर का मतलब होता है urban। अगर आपका स्कूल शहर में है तो आप urban पर टिक लगाइए। ज़्यादातर मतलब कि 10+2 मतलब कि 12th का जो स्कूल कॉलेज होता है वो शहर में ही होता है, बट आप देख लेना देहात में भी होता है, बिल्कुल होता है देहात में भी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्त सब डिवीजन वेयर इन द इंस्टीट्यूट इन सिचुएटेड। अब देखो यहाँ पर बहुत लड़के नहीं समझ पाते हैं 22 नंबर में। मैं 22 नंबर आपको कन्फर्म समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझिए। 20 नंबर के नीचे जो दिख रहा है ना, 21 नंबर में वो स्टूडेंट भरेंगे जो रेगुलर स्टूडेंट है और बाकी ऊपर में भी रोल कोड रोल नंबर मांगा गया था, तो वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो फेल हो चुके हैं, अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, वैसे विद्यार्थी का ऊपर होगा और आपका नीचे रेगुलर होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों सब डिवीजन का मतलब समझिए। सब डिवीजन का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आपका जो स्कूल है वो पटना जिला है, तो पटना जिला में जो स्कूल है तो आपके स्कूल पटना जिला के स्कूल जो है ना, उस स्कूल का बहुत सब डिवीजन होगा। जैसे कि दानापुर हो सकता है, पाटलिपुत्र हो सकता है, पटना हो सकता है। यानी कि सिंपल में समझो कि जो आपका स्कूल है वो किस अनुमंडल में आता है, आपका स्कूल किस अनुमंडल में आता है। अगर मान लेते हैं कि हमसे कोई पूछेगा कि आपका घर कहाँ है, तो मैं कहूँगा सिवान जिला मेरा घर है, लेकिन हालांकि सिवान जिला तो है लेकिन प्रॉपर कहाँ है मैंने नहीं बताया, प्रॉपर कहाँ है, लेकिन तुमको ये पता चल गया हाँ बिहार में 38 जिला है जिसमें से वो सिवान जिला से बिलोंग करते हैं, मतलब कि मेरा घर जो है वो सिवान सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो वैसे ही जो आपका स्कूल होगा वो किस सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो आपका अनुमंडल कहाँ होगा वहाँ लिख दीजिएगा। बहुत मतलब एरिया में अनुमंडल जिला ही पड़ जाता है और बहुत जगह कोई और शहर पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ सिवान क्या है ना, सिवान हम लोग को अनुमंडल पड़ता है, जिला भी सिवान पड़ता है, तो जो हमारे यहाँ का स्कूल है वो स्कूल अनुमंडल सिवान अनुमंडल में ही पड़ जाता है, तो हम अपने जिला का ही नाम लिख देते हैं। भाई जब आप अपने जिले का भी नाम लिखेंगे ना इस फॉर्म पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सब डिवीजन का यही मतलब होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है। और मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप अपना भी भर सकते हो, आप अपने फैमिली का किसी और का भी भर सकते हो, मतलब अपने ही फैमिली का। और वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना जो वैलिड हो, जिस पर रिचार्ज हो, फ़ोन आता जाता हो और उस पर मैसेज वगैरह आता जाता हो, वही वाला देना। और एक स्टूडेंट एक ही मोबाइल नंबर का यूज कर सकता है इस फॉर्म को भरने के लिए, दो नहीं यूज होगा। अगर दो यूज करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 25 नंबर स्टूडेंट नेम इन हिंदी। अब देखो साफ तौर पर लिखा गया कि स्टूडेंट अपना नाम हिंदी में लिखेंगे, फिर मदर नेम हिंदी में लिखेंगे, फिर फादर नेम हिंदी में लिखेंगे, फिर स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश और वो भी कैपिटल लेटर में। देखो ऐसे लिखना है, एड्रेस ऐसे लिखिएगा कैपिटल लेटर में, ADD ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे डैश दे दीजिएगा और यहाँ पर कैपिटल लेटर में एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर कमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा PO मतलब पोस्ट ऑफिस, फिर डैश दीजिएगा, फिर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर कमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा PS यानी कि पुलिस स्टेशन यानी कि थाना, फिर ये लिख दीजिएगा, फिर डैश दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट है ना, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना। मतलब कलम से लिखोगे तो अट जाएगा, मतलब है ना, और नहीं हटेगा तो नीचवा लिख देना, दिक्कत का है जी, ठीक है। अब उसके बाद से 29 नंबर है मैरिटल स्टेटस, टिक करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यस पर टिक करेंगे, शादीशुदा नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। शादी हो गया है, हो गया तो बताओ, मेरा भी नहीं हुआ है। तो अगर आपका शादी हो चुका है तो यस पर टिक लगाना, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ तो नो मत करना, इस पर टिक लगा देना, ठीक है ना। और अगर शादी हुआ है तो यस पर टिक लगाकर यहाँ पर मैरिड लिखना होगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर टिक लगाकर नीचे अनमैरिड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों 30 नंबर में, देखिए 30 नंबर में और 31 नंबर में, 30 नंबर 31 नंबर
और 32 नंबर स्टार लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर 30, 31, 32 आर नॉट कंपलसरी, ऑल अदर फील्ड आर कंपलसरी। इसका मतलब होता है 30, 31, 32 कंपलसरी नहीं है, जिसको मन करे वो भरे, जिसको मन ना करे वो ना भरे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट, IFSC कोड ये सब है तो भरिए, नहीं है तो मत भरिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड पासबुक पर ही मिल जाएगा, बैंक और ब्रांच का नाम लिखना है। और देखिए अगला है आपका 33 नंबर, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट का शरीर का 2 ऐसे चिन्हासी आपको बताना है सरकार को, 2 चिन्हासी। देखो चिन्हासी का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में कोई तिल का निशान है, मासा का निशान है, कोई लहसन का निशान है, कोई बड़ा घाव है ऑपरेशन वाला, या फिर कटा हुआ कोई चिन्हासी है, कपार फूट जाता है तो चिन्हासी हो जाता है बचपन से ही। देखो मेरा उंगली कट गया था, चिन्हासी अभी तक है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ आपके शरीर में चिन्हासी होगा। जैसे कि हमने क्या लिखा था, हमारे दाहिने हाथ पर ना तिल का निशान है, तो हमने लिखा था राइट हैंड साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड में मोल है, तो दिस इज मोल इज राइट हैंड साइड। और फिर लिख दिया था दिस इज लेफ्ट हैंड साइड मोल, दिस इज मोल इन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि हमारा दाहिना हाथ और लातरा हाथ दोनों में तिल का निशान है। एगो यहाँ हमको तिल है और एगो यहाँ हमको तिल है, तो हम लिख दिए थे। तो ऐसे ही लिख सकते हो, है ना, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। लिख देना हमारे दाहिने हाथ में तिल है और बाएं हाथ में भी तिल है। जो भी होगा आपके शरीर में, जो भी चिन्हासी होगा उसके थ्रू लिख देना। अगर आपको लगता है कि सर इसका इंग्लिश क्या होगा, उसका इंग्लिश क्या होगा, हम इंग्लिश में भरेंगे, तो पहले हिंदी में लिख लेना कि हमारे दाहिना हाथ में तिल का निशान है, या फिर लिख लेना गाल पर मासा है, या फिर लिख लेना छाती पर मासा है, या फिर लिख लेना गाल पर या ओठ पर तिल का निशान है। कहीं भी कुछ भी कटा हुआ चिन्ह होगा लिख लेना हिंदी में, और फिर गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, सबसे अच्छा आइडिया। लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाय द वे इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। और बाकी दोस्तों 34 नंबर में मीडियम आपको चूज़ करना है, आप एग्जाम किस मीडियम में देंगे। देखिए ज़्यादातर लड़का 12th में ना CBSE बोर्ड से 10th पढ़ कर आते हैं, 12th में बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हैं। तो याद रखना है, आप देख लेना आप किस मीडियम में एग्जाम देंगे। अगर हिंदी में देंगे तो हिंदी पर टिक लगाइएगा, इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश पर टिक लगाइएगा। जिस मीडियम में एग्जाम देंगे उसी मीडियम को आप लोग टिक के लगाइएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों 35 नंबर। 35 नंबर आपका सब्जेक्ट डिटेल्स विद दियर न्यूमेरिकल कोड्स। यानी कि दोस्तों देखिए, जो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा ना, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसी को देकर इस फॉर्मों को भरेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन जिस समय कराए थे ना उसी समय आपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया था। अब आप सोचेंगे रजिस्ट्रेशन में हमने सब्जेक्ट कुछ और ही चूज़ किया था, यहाँ पर कुछ और ही चूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है। एक तो आपने जब एडमिशन कराया था तो उस समय सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया था, तो आपने गलती चूज़ किया, तो चलो बिहार बोर्ड ने कहा कि चलो अब रजिस्ट्रेशन में सही भरना और वहाँ पर सुधार कर लेना। अब रजिस्ट्रेशन में भी गलती करोगे, हर जगह गलती करोगे तो इंसान को बार बार मौका नहीं मिलता, एक बार मिल गया वही मतलब बड़ी बात है। तो यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता है। अगर तुम दोगे, अगर तुम अपने मन से चेंज कर लेते हो, बाय द वे आप अपने मन से चेक कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, तो जो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ है स्कूल में जो आया है उस पर तो आपका वही वाला सब्जेक्ट होगा जो आप पहले चूज़ किए थे, ये होगा ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट टोटल आपको 200 नंबर चूज़ करना है। देखो यहाँ से आपको अगर इंग्लिश आप लेते हैं तो यहाँ से आपको हिंदी लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से देखिए, ये इसको समझिए, देखिए जो हिंदू स्टूडेंट होते हैं ना, जो हिंदू लड़के होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो इंग्लिश इधर से ले लेते हैं और इधर से हिंदी ले लेते हैं, तो उनका 2 सब्जेक्ट हो जाता है। और वही स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर हिंदी ले लेते हैं तो इधर इंग्लिश ले लेते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट के लिए इनमें से कोई एक टिक लगा सकता है और उधर से जो उसका मन होगा वो ले सकता है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इधर इंग्लिश लेते हैं और इधर कहते हैं हमको हिंदी नहीं पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, तो उर्दू ले लेंगे। बहुत कहते हैं कि नहीं हम मैथिली पढ़ेंगे, तो बहुत कहते हैं नहीं हम क्या पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। तो दोस्तों इधर से एक ले लीजिएगा, इधर से एक लेना है और इधर से लेना है एक, जो चाहे वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों इसमें आपको 300 नंबर का लेना है। इनके 3 सब्जेक्ट लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। 5 सब्जेक्ट में से आपको 3 को लेना है। तो दोस्तों अगर आप बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रखे हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 को आपका हो जाएगा।
अगर आप मैथ मेन सब्जेक्ट रखे हो तो मैथ आप टिक लगा देना, 3 को हो गया तो 3 दूनी 5, आपका 500 नंबर का हो गया। अब लास्ट में आता है दोस्तों एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क्स है, यानी कि एक्स्ट्रा विषय। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा विषय लेना है जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, फिजिक्स हो गया, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस हो गया है ना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, फारसी, जो भी आपको लेना है अगर एक्स्ट्रा विषय आप ले सकते हैं, और नहीं भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जिन लड़कों का ना बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन होता है ना, वो कहते हैं कि अब मैथ भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो वो एक्स्ट्रा में क्या करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा में मैथ ले लेते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं। और जो विद्यार्थी मैथ मैन में लिए होते हैं तो उनमें से भी बहुत विद्यार्थी को चूज़ होता है कि मैं थोड़ा मेडिकल फील्ड में भी कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी ले सकते हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा में आप लोग ले सकते हो बिल्कुल, और नहीं भी ले सकते हो। अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर अपने पेरेंट का सिग्नेचर लेना है, अपने गार्जियन का सिग्नेचर लेना है, और यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में चाहिए, और यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में सिग्नेचर स्टूडेंट का, हिंदी में। और याद रखना जो सिग्नेचर यहाँ पर करोगे ना वही आपको हर जगह करना होगा, जो आप सिग्नेचर यहाँ पर करोगे ना वही सिग्नेचर हर जगह करना होगा, है ना। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और उनका सील लगेगा, मुहर लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ नहीं बताए थे, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपका देना है और यहाँ पर नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है। अगर इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो वही सिग्नेचर हर जगह अब आपको आगे करना है, और जो हिंदी में करते हैं वही वाला सिग्नेचर हर जगह आपको करना है ना। अब नहीं कि हर जगह अलग अलग सिग्नेचर एक ही करना। आजकल लोग दोस्तों सिग्नेचर भी बढ़िया से अगर नहीं करोगे ना तो उसके थ्रू चेक पर आपका सिग्नेचर करके पैसा चोरी कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो देखिए कभी भी अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो एक चीज़ हमें मतलब ना बैंक से मिला है, SBI बैंक से, कभी भी आपको सिग्नेचर करना होगा तो अगर मान लेते हैं कि जैसे मैं सिग्नेचर करता हूँ ऐसे, तो आपको ऐसे सिग्नेचर करना है कि जो आपको ही लैंग्वेज समझ में आए, किसी अन्य को ना समझ में आए। आगे बात समझ में, अगर आप ऐसे सिग्नेचर करते हैं ऐसे RANJAN, तो दोस्तों ऐसे सिग्नेचर का तो हर कोई नकल कर सकता है, और इस सिग्नेचर वो कोई भी कर सकता है और चेक काट कर आपका पैसा लूट सकता है। तो कभी भी कुछ ऐसे सिग्नेचर करना है जिससे कि किसी को पता ना चले, सिर्फ आपको ही पता चले, तो वहाँ से नकल यानी कि चोरी नहीं हो सकती है ना। जैसे बहुत लोगों का अलग स्टाइल होता है, बहुत लोग ऐसे अलग स्टाइल होता है, ठीक है। तो आप अपनी ही तरीका से करना, हिंदी में भी लिखना है, कुछ में भी लिखना है तो अपना ही तरीका लिख लेना, इस बात को सतर्क रखना, है ना। ये मैंने बैंक से सीखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी गया था ना, तो ऑलरेडी मेरे नहीं किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा सिग्नेचर किया था, तो उसको वो मैनेजर बहुत बढ़िया से समझाया था, तो वहाँ पर मैं भी था, मैंने भी सुना था, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा वो जानकारी हमें मिला, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सभी जानकारी आपको प्राप्त हुआ, कोई जानकारी बाकी होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।